हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ओशियन उस वाटर बॉडी को बोला जाता है जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, बिग वाटर बॉडीज़, उनको ओशियन बोला जाता है। और कॉन्टिनेंट हमारे जितने भी बड़े लैंड मास हैं हमारे अर्थ के, उनको कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जूल्स वर्न के एक बहुत अच्छे कोट के साथ। इनका कहना था कि ओशियन इज़ एवरीथिंग, ओशियन ही सब कुछ है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। जो हमारा ग्लोब है, जो अर्थ है, उसका 7/10 जो हिस्सा है, ऑलमोस्ट 70%, वो हमारे ओशियन से बना हुआ है। इट ब्रीथ्स, इट्स ब्रेथ इज़ प्योर एंड हेल्दी। ओशियन बहुत प्योर और बहुत हेल्दी बॉडी होती है। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लोनली। और ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि इट इज़ एन डेजर्ट जहाँ कोई नहीं है, पर ये एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर ह्यूमंस कभी लोनली फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइफ है, जो ओशियन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो हमेशा हमारे आसपास रहती है, ओशियन में प्रेजेंट रहती है। ओशियन इज़ अ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नेचर। नेचर का सबसे सुंदर और सबसे यूनिक जो रिजर्वॉयर है, जिसमें वो अपने सारा सामान, सारी चीज़ें, सारी अपनी क्रिएशंस को रखे हुए हैं, वो ओशियंस हैं। और ग्लोब बिगिन विद द ओशियन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इट इफ़ इट विल नॉट एंड विथ इट। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा अर्थ था, उसकी शुरुआत में सिर्फ पानी था हमारे अर्थ पे, ठीक है, कोई लैंड मास नहीं था। और फिर जूल्स वर्न कहते हैं कि क्या पता, सो टू स्पीक, क्या पता कि हु नोज़ कि इसका एंड भी सिर्फ पानी के साथ ही हो, सिर्फ पानी बचे और कोई ना बचे, ठीक है। सो विद दिस कोट हम ये जो बिग क्वेश्चंस हैं, ये हमारे एंड चैप्टर के एंड तक आपको समझ में आने लगेंगे। सो ये क्वेश्चंस हैं: व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो आपको वाइट कलर्स के ये दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्लाउड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आप बाद में बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। अगर आपके पास ग्लोब हो तो आप उसको रोटेट करके जनरली देखो, तो आपको दिखेगा कि, और लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ सीन फ्रॉम द मून। या तो आप ग्लोब देख लीजिए या तो आप पिक्चर देख लीजिए। आपको कौन सा कलर सबसे वाइड स्प्रेड दिखेगा? वो होगा ब्लू। सबसे ज़्यादा दिखने वाला कलर होगा ब्लू, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो हमारे वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो पानी है। Now this means that most of the earth surface is actually covered with water. हमारे अर्थ का मैक्सिमम जो सरफेस एरिया है वो वाटर ने कवर करके रखा है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट। तो वही 70% होता है। Now this is why when seen from outer space, the earth appear mostly blue. तो हम जब स्पेस से देखते हैं ना हमारे अर्थ को, तो वो मोस्टली ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लू कलर का दिखता है, पर मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए इंडीड अर्लियर एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट पहले स्पेस में जाते थे ना बच्चा, वहाँ पर फिर वो हमारे प्लैनेट को उन्होंने ब्लू प्लैनेट नाम दिया था, बहुत प्यार से, क्योंकि इसका कलर बहुत ब्लू दिखता था। So the largest water bodies we see on the globe are called oceans. तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अर्थ पे जितने भी बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, वो जो होती हैं उनको बोलते हैं ओशियंस। बट इन द पिक्चर ऑफ अर्थ यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन। अगर आप फिर से ग्लोब में पिक्चर देखेंगे या अर्थ का पिक्चर देखेंगे तो एक ब्राउन कलर भी होता है। तो आप बता सकते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो करता है लैंड को रिप्रेजेंट, ठीक है, जो 1/4 ऑफ द ग्लोब है। ऑलमोस्ट 29 to 30% हमारा जो अर्थ है उसमें लैंड हिस्सा है, ठीक है, वो ऊपर से दिखता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। और जैसे जो टोटल जितने लैंड प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उसको लैंड मास बोलते हैं। और एंड अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। लार्जर लैंड बॉडी को लैंड मास बोलेंगे, और उसी को ही कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि एक लार्ज एक्सपेंशन ऑफ लैंड होता है। मतलब
लैंड एक साथ जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ओशियन और कॉन्टिनेंट की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका क्लाइमेट डिसाइड होता है। अगर जैसे इंडिया के पास इंडियन ओशियन है, तो आपको पता है मॉनसून के जो बादल होते हैं ना वो इंडियन ओशियन से ही आते हैं। ये बात हम और डिटेल में इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो ऐसे ही ओशियन और कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। इन्हीं कॉन्टिनेंट और ओशन की वजह से प्लांट की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ और हमारी लाइफ अफेक्ट होती है इन अ गुड और इन अ बैड वे, ठीक है। देखते हैं कैसे। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आर डेली लाइफ। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलता है, हमारे कल्चर में देखने को मिलता है। चलिए, जैसे हमारी हिस्ट्री में हमेशा वाटर ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो 3 तरफ से पानी से घिरी है, ठीक है। इसलिए हमारे कल्चर में भी आपको पता है पानी के देवता भी होते हैं। देखिए इसमें आपको पता चलेगा। हमारी जो इंडियन नेवी है, हमारे आर्म जो डिफेंस सिस्टम है उसमें 3 तरह के सर्विसेज हैं होते हैं। आर्मी जो लैंड का ध्यान रखती है, एयरफोर्स जो हमारे एयर डिफेंस को संभालती है, और नेवी जो हमारे वाटर डिफेंस को संभालती है ताकि वाटर से कोई अटैक ना कर दे, ठीक है। तो उनका जो मोटो है ना बच्चा, वो है शाम नो वरुणा। शाम नो वरुणा का मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण। वरुण जो है वो हमारे वैदिक डेटी है, मतलब वैदिक भगवान है। इनको ओशियंस और पानी का भगवान बोला जाता था। तो हमारा जो नेवी का मोटो है कि ओ वरुण, ओ हे ओशंस के देवता, आप हमारा ध्यान रखिएगा, हमारे लिए पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। क्योंकि नेवी पूरी तरीके से पानी पर डिपेंड करती है, उनका ध्यान पानी ही रख सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ में किस तरफ ज़्यादा पानी है, किस तरफ कम पानी है, किस तरफ ज़्यादा लैंड है, किस तरफ कम लैंड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको 2 ग्लोब दिखाए जा रहे हैं, ये दिख रहा है नॉर्थ पोल की तरफ से, ठीक है। ये बेसिकली आपको नदर्न हेमिस्फेयर दिखाया जा रहा है। ये पूरा जो है ग्लोब ये नदर्न हेमिस्फेयर है, टॉप व्यू है नॉर्थ पोल का, और ये जो है ये साउथ पोल का टॉप व्यू है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो पानी किस में ज़्यादा है, तो ये है सदर्न हेमिस्फेयर में, और लैंड किस में ज़्यादा है, तो वो है नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। एज इट हैपन्स ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फेयर। ये नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एज यू कैन सी। So let us examine the 2 maps in figure 2.2, which is this map only. Here too, the blue area consists of ocean along with the smaller extension which have various name: sea, bay, gulf. Now we have to go through these topics so that you can understand what is the difference between all these 3. तो जो sea होता है ना बच्चा, या तो वो पार्शली या तो वो पूरी तरीके से इनक्लोज हो सकता है, ठीक है, लैंड से। और ये सबसे बड़ी, ओशन के बाद सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है सी। उसके बाद आता है गल्फ। गल्फ जो है 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और ये बहुत डीप होता है, ठीक है। तो गल्फ जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा रहेगा। बे जो है वो या तो 2 साइड से या तो 3 साइड से पानी से घिरा रहता है, और ये जो है इसका पानी ओशन के पानी के साथ जाके मिलता है। ये तीनों ही एक ही तरह के वाटर बॉडीज़ हैं, बट एक सबसे छोटा है, विच इज़ सबसे छोटा इज़ बे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है गल्फ, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आता है सी, सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। ये ओशियंस के ही एक्सटेंशन है बेसिकली, छोटे छोटे से। ओशन के बाद यही सब आता है। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग ओशन लाइफ की। तो हमारे पास होता है कोरल रीफ, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये कैल्शियम से ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, और ये लिविंग होते हैं और इन पे बहुत सारी फिशेस डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको फिशेस देखनी है ना तो आपको कोरल रीफ के पास जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फिशेस दिखेंगी। उसके बाद है हमारी स्टार फिश, ठीक। उसके बाद है हमारा शार्क,
वेल्स, फिर ये डॉल्फिन, आपको पता है इंडिया में भी डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा, उनको गैंगटिक डॉल्फिन नाम है उनका। ये है हमारी शैलो कोरल रीफ के पास जो ट्रॉपिकल फ़िश होती हैं, वो ट्रॉपिकल फ़िश मतलब जो ट्रॉपिक्स के पास पाई जाती हैं, इक्वेटर के पास पाई जाती हैं। फिर पानी में एल्गीज भी होते हैं, फिर हमारे पैंगविन्स, और ये हमारे हो गए सी टर्टल। ठीक है, आपको पता है पैंगविन्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। चलिए, द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है, ऑफकोर्स वो पूरा पानी से ही बना है, बट जो सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है वो बेसिकली सॉल्टी होता है और हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे पीने के लिए अनफिट होता है, सही नहीं होता वो। तो मोस्ट जो लैंड एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सी वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए एटलीस्ट। सो ऑन द अदर साइड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन। आपको पता है जो 70% पानी है ना, उसमें से 2% सिर्फ हमारा फ्रेश वाटर होता है और बाकी सब सॉल्ट वाटर है। ठीक है, और हमारा बहुत स्मॉल पोर्शन जो है हमारा फ्रेश वाटर में आता है। और ये फ्रेश वाटर कहाँ मिलते हैं? ग्लेशियर्स में मिलता है, रिवर्स में मिलते हैं हमें फ्रेश वाटर, लेक्स में और एटमॉस्फेयर में। अच्छा, एटमॉस्फेयर में कैसे मिल रहे हैं? एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स मिलता है हमें। मॉइस्चर जो इसको बोलते हैं ना, वही हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, वाटर होता है। फिर अंडरग्राउंड वाटर भी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे ओशियंस की। तो फिगर 2.3 इन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियन। तो हम देखेंगे कि हमारे जो ग्लोब में 5 ओशियंस हैं, ठीक है, अर्थ पे। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन, जिसको हम सदर्न ओशियन को हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं क्योंकि वो अंटार्कटिका के पास है। तो हम यहाँ देख सकते हैं पहले तो हमारा इंडियन ओशियन जो इंडिया के पास आता है। पैसिफिक ओशियन, आप देखिए पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि वो बोथ ऑफ द ग्लोब के साइड है ना। आर्टिक ओशियन, अटलांटिक एंड सदर्न, जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं क्योंकि अंटार्कटिका के पास होता है, एज आई हैव टोल्ड यू। नाउ although we have listed 5 ocean, it is clear from the map that they does not really separated. Actually ये सारे ओशन में एक देखो, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये तो लाइनिंग मार्किंग जो है वो आपको समझाने के लिए की गई है, बट अगर देखें तो टेक्निकली सब में एक ही पानी है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देयर इज़ नो डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, ये पानी अलग अलग नहीं है नेचुरली। The line that divides them on the map are no more than conventions. Basically इस लाइन का मतलब है कि ये जो लाइंस हम दिखा रहे हैं ना मैप में, ये नेचुरल लाइंस नहीं है, ये ह्यूमन मेड लाइन है। The natural world does not follow such boundaries. और जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं वो नेचर कभी फॉलो नहीं करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नेचर है। So sea water, for example, constantly flow across different ocean, sustaining a rich diversity of marine life. So जो ओशन का पानी है बेटा वो हमेशा इधर उधर फ्लो करते रहता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। ठीक है, कि आओ अंटार्कटिक का पानी इंडियन ओशन में नहीं आ सकता, वी कैन नॉट स्टॉप इट। और इसी ओशन में रिच डाइवर्सिटी होती है किसकी? मरीन लाइफ की। मरीन लाइफ होती है जो रिलेटेड और फाउंड इन ओशन एंड सी। जो भी हमें प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी चीज़ें हमें पानी के अंदर मिलती हैं उसको मरीन लाइफ बोलते हैं। आइदर इट इज़ प्लांट्स, आइदर इट इज़ एनिमल्स। ठीक है, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशन। और अगर आप ओशन को एक्सप्लोर करना चाहें या इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगे आपको, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। सो जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, उनको फ्लोरा बोला जाता है। अगर आप किसी एक एरिया के प्लांट्स की बात करते हैं तो उसको फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड ऑफ सीवीड्स। ठीक है, तो पानी के अंदर हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे एल्गी तक होते हैं और हमारे अलग अलग तरह के सीवीड्स भी होते हैं। सीवीड्स मतलब होता है सी के जो ग्रासेस होते हैं ना सी के अंदर, वो वाले। फिर मरीन फौना मतलब मरीन पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स। ठीक है, और ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में बेचा, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं इसकी। कलरफुल फिशेस होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स होती हैं,
ऐसे भी क्रीचर्स हैं जो हम यूजुअली देखते नहीं हैं, बहुत मिस्टीरियस डीप सी के क्रीचर हैं, ठीक है। डीप सी मतलब बहुत अंदर। देखो ओशन जो होता है बहुत गहरा होता है, तो हम जो ओशन देखते हैं वो बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है। कुछ ओशन में कुछ पार्ट ऑफ ओशन में लाइट जाती है, पर जैसे जैसे ये डीप होता जाता है ओशन, उसमें लाइट और कम होते जाती है। तो लाइट वाले जहाँ लाइट जाती है वहाँ पर क्रीचर्स अलग होते हैं, जहाँ मिडल वाले में भी क्रीचर्स अलग होते हैं, और डीप सी में भी क्रीचर्स अलग होते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलिट सरफेस, जहाँ पर सन पहुँच पाता है, टू द डार्क डेप्थ, जहाँ सन नहीं पहुँच पाता, उनके पास अपनी एक डाइवर्स लाइफ फॉर्म है, उनके पास अपना एक वो अलग तरह के से प्राणियों से भरा हुआ है, ठीक है, जो हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अगर आप मैप में देखें, जैसे मैंने बताया कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन जो बीच में है, जिसका शेप एस है, देखो है ना, एस शेप का है अटलांटिक ओशन। और थर्ड नंबर पे है हमारा इंडियन ओशन। तो फर्स्ट इज पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट इज अटलांटिक, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज इंडियन ओशन। सदर्न फिर आता है फोर्थ पे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वो आर्टिक ओशन है। अच्छा, यहाँ तो आर्टिक बहुत बड़ा दिख रहा है, पर अगर आप इसी को नदर्न हेमिस्फेयर के उससे देखोगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा, ठीक। बिकॉज इसको थोड़ा फ्लैटन अप किया गया है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द मैप ऑफ ओशन मेक क्लियर, द मेन लिमिट ऑफ इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम सदर्न ओशन इन द साउथ। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, ऑन अदर साइड ऑफ इंडिया वी फाउंड टू पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सो हमारा जो इंडियन ओशियन है बच्चा, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। कैसे? तो हमेशा याद रखना, इंडियन ओशन के नॉर्थ में कौन सा रहेगा? इंडिया, ठीक है। इंडियन ओशन के नॉर्थ में इंडिया बाउंड्री है, वेस्ट में है अफ्रीका एज अ बाउंड्री, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और साउथ में है सदर्न ओशियन। ये हमारा इंडियन ओशन का बॉर्डर है। और अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडियन ओशन दो पार्ट डिवाइडेड हो जाता है इंडिया के पास आके। कौन से दो पार्ट में? तो वेस्ट साइड में है हमारा अरेबियन सी, और ईस्ट साइड में है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये है इंडियन ओशन की खासियत, ठीक। चलिए, ओशियंस एंड डिजास्टर। अब ओशियन सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, हमारे लिए थोड़ा नुकसान वाले भी होता है। कैसे? रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे हैव नोटिस्ड वाइड शेप अक्रॉस द वर्ल्ड। एज आई हैव टोल्ड यू टू रिमेंबर कि हमने देखा था कि हमारे ग्लोब के ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड मासेस हैं। सच क्लाउड ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। वही जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, वो हमारे जो कॉन्टिनेंट में लैंड एरिया में पानी लाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो मॉनसून है, मॉनसून सीज़न होता है ना, उसमें रेन होती है। तो इंडिया में मॉनसून आता है ओशन की ही वजह से। मॉनसून बेसिकली एक विंड होती है जो अपने साथ बादल लेके आती है और इंडिया में ओशन से एंटर करती है, ठीक। इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर originate in the ocean. Without such rain, our agriculture and all life will suffer. अगर इंडिया में समर के बाद मॉनसून ना आए, ठीक है, बारिश ना हो, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो खेती है, और जो हमारे यहाँ लाइफ है ह्यूमंस की और एनिमल्स की, वो बहुत सफ़र करेगी, ठीक है। ड्रॉट की वजह से बहुत सारे ह्यूमंस मर जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे। बट ओशन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। ओशन सिर्फ रेन ही नहीं देता है, वो स्टॉर्म्स भी देता है, ठीक है। वायलेंट इवेंट्स विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन। तो जब तूफान आता है, स्टॉर्म मतलब तूफान, जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना ओशन में, तो ओशन का पानी भी उसके साथ मूव करता है। तो जब बहुत तेज़ हवा और प्रेशर की वजह से ओशन का पानी मूव करे, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
अगर ये साइक्लोन कहीं भी आता है, इंडिया में आता है तो वो इंडिया के कोस्टल रीजन को डिस्ट्रॉय करेगा, और किसी और रीजन में आता है तो उसके रीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब होती है एक सुनामी। अच्छा, साइक्लोन और सुनामी में डिफरेंस क्या है? साइक्लोन जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से आता है, वो ऊपर की वजह से आता है, ठीक है। सुनामी तब आती है जब समुद्र के अंदर या ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आता है। लैंड एरिया होता है ना ओशियन के अंदर, तो जब वहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से पानी ऊपर वाला डिस्टर्ब होता है और फिर वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आती है सुनामी। तो ये एक और नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो ओरिजिनेट होता है ओशियन में। ये बहुत पावरफुल और ह्यूज वेव्स लेके आता है, और ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक की वजह से आता है। या अगर आपको पता होगा कि ओशियन के अंदर बच्चा माउंटेन्स तक होता है, आपको पता है? ये माउंटेन्स कभी कभी नॉर्मल होते हैं, कभी कभी वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। ये जो है इनका जो सोर्स मेंटल से जुड़ा होता है, और कभी कभी इनमें भी वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, ठीक है। पानी बहुत गर्म हो जाता है, इवन बॉयल भी होता है पानी, पर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है वो वॉल्केनिक इरप्शन। बट इससे जो है लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं और उसी से सुनामी आती है। तो या तो अर्थक्वेक की वजह से आएगी या तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आएगी, ठीक है। नाउ सुनामीज कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। और सुनामी की वजह से सुनामी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकती है, और इसने बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स को डुबाया तक है, ठीक है। सुनामी ही की वजह से बहुत सारे आइलैंड्स डूब जाते हैं। डोंट मिस आउट। देखें, ऑन 26 December 2004 India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia। तो इंडोनेशिया जो है वो साउथ एशियन रीजन में एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। यहाँ आसपास अर्थक्वेक आया। इंडिया जो है वो पास ही में है, ठीक है। यहाँ अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ इंडिया है, इंडिया का कोस्टल लाइन है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे जो इंडिया है उस पर भी अफेक्ट हुआ। ऐसे ही 13 कंट्रीज और अफेक्ट हुई थी, एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सीवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस्ट लाइफ। तो केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा असर हुआ था और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये बहुत कम आते हैं, ये सुनामीज जो बड़े बड़े सुनामीज होते हैं ना वो बहुत कम आते हैं, पर जब आते हैं तो बहुत तहस नहस करते हैं। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। अब सुनामी डिटेक्ट करने का एक सिस्टम आ गया है। जब भी हम ओशंस में क्लाउड्स को गैदर होते देखते हैं सैटेलाइट की मदद से, तो हम समझ जाते हैं कि भैया सुनामी आ सकती है, ठीक है। या बैरोमीटर की वजह से हम पानी में मूवमेंट चेक कर सकते हैं, अर्थक्वेक चेक कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें रोक सकते हैं। नाउ मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। देयर इज़ इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। हमारे इंडिया में भी इंडियन ओशन वार्निंग सिस्टम है, इस इंडियन ओशन के लिए भी, ताकि यहाँ पर कोई भी हलचल हो तो हमें पता चल जाए। To which many countries including India contributes. This helps to take measures to protect life and property। और ये हेल्प करता है कि हमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने में मदद करता है। बेसिकली वार्निंग सिस्टम है, तो सुनामी आपके कोस्ट तक आने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा, और फिर आप लोगों को उस कोस्टल रीजन से हटा के इनर लैंड में लेके आ सकते हैं, ताकि प्रॉपर्टी तो डैमेज होगी ही पर लोग एटलीस्ट बच जाएंगे। Events that lead to loss of life and property are handled under disaster management। इंडिया में या कहीं और भी जहाँ भी लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस होता है नेचर की वजह से, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कंसीडर किया जाता है। नाउ इंडिया हैज़ इट ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद सच ऑल काइंड ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशियंस। हाउ मैनी कैन यू काउंट? नाउ कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं बेसिकली पानी के ऊपर दिखने वाले लैंड मासेस होते हैं, ठीक है। एक लैंड मास होता है पानी के अंदर वाला जो पानी की वजह से दिखता नहीं है, और कुछ लैंड मास पानी के ऊपर होते हैं जो दिखते हैं,
तो उसी को कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग तरीके से काउंट किया जाता है। आंसर जो है सिंपल नहीं है कि कितने कॉन्टिनेंट है। कैसे, देखो, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 and 7। हियर इज वाई। अब देखो, अब मैप देखो एक बार, उसके बाद आपको समझ में आएगा। कहाँ गया मैप हमारा, चलिए हम ढूंढते हैं मैप। तो मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो आप 4 से 7 कॉन्टिनेंट समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसीडर टू बी 2 कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों एक छोटी सी लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी कभार इसको सिंगल लैंड मास ही बोला जाता है। उसके बाद आता है यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया वैसे तो 2 कॉन्टिनेंट माने जाते हैं, बट अगर आप मैप में देखोगे तो ये क्लियरली बता दिया जाएगा कि भैया ये सिंगल है। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, बस हमने इनकी हिस्ट्री अलग थी और इनका कल्चर अलग था, इसलिए हमने यूरोप को अलग कर दिया और हमने एशिया को अलग कर दिया, ठीक है। इसलिए हम इसको 2 कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वरना जियोलॉजिस्ट तो इसे 1 कॉन्टिनेंट बोलते हैं और इसका नाम है यूरेशिया। जब जियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो अर्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है, लैंड मास की स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एशिया और यूरोप एक ही हैं और इसको यूरेशिया बोला जाता है। फिर अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम एज 1। कभी कभार हम अगर तुम एशिया और अफ्रीका को देखोगे तो ये भी एक लैंड मास से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक ही काउंट होना चाहिए। एक्चुअली ये पूरा लैंड मास एक ही काउंट होना चाहिए। तो दैट्स वाई यू कैन सी कि कॉन्टिनेंट्स का काउंटिंग अलग अलग हो सकता है। आप इन दोनों को एक ही मान लो क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, आप इन दोनों को एक ही मान लो क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है, आप यूरोप और एशिया को एक ही मान लो क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है। चलो ऑस्ट्रेलिया को तो हम अलग काउंट करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हम काउंट करें तो कैसे काउंट करें। तो 4 कॉन्टिनेंट अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आप अफ्रीका और यूरेशिया को एक साथ जोड़ रहे हैं। अफ्रीका और यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। फिर अमेरिका, दोनों अमेरिका एक साथ आ गए, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट्स अगर आप काउंट करें तो आप अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया को काउंट करें। 6 में आता है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अगर 7 कॉन्टिनेंट है तो आप यूरोप और एशिया को अलग अलग कर दीजिएगा तो आपके पास 7 आ जाएंगे, जिसमें होगा अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। In practice, the last list of 7 continents is the one most widely adopted and used. But usually हम किसको अडॉप्ट करके रखे हैं? 7 कॉन्टिनेंट वाले को, ठीक है, इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपने ये ओलंपिक गेम्स तो देखे ही होंगे। तो जो रिंग है ना बच्चा, ओलंपिक गेम्स में ये रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स पीपल को फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। इनहेबिटेड मतलब जहाँ लोग रहते हैं। यह है अफ्रीका, अमेरिका, इन्होंने दोनों अमेरिका को एक साथ जोड़ दिया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। वाई अंटार्कटिका इज नॉट काउंटेड? बिकॉज अंटार्कटिका में लोग ही नहीं रहते, इसलिए इनहेबिटेड बोला है, जहाँ लोग रहते हैं। अंटार्कटिका में मुश्किल से सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी काउंटेड साइंटिस्ट, ठीक है, नहीं रह सकते उससे ज़्यादा। चलिए, नाउ लेट अस लुक एट डायग्राम ऑन पेज नंबर 36 विच इज़ बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। इट डज नॉट शो देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइज। अब ये जो मैप है, ये जो पिक्चर है, वो बताएगा आपको, इस बॉक्सेस से आप काउंट कर सकते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है, ठीक है। जैसे आप अगर काउंट करें तो 5 + 3 8, 8 + 3 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा है या यूरोप बड़ा है? तो इन बॉक्सेस को काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया यूरोप से छोटा है ना। तो इसलिए नाउ यू कैन डू इट बाय योर ओन। आइलैंड्स पे चलते हैं। Islands, if you have clearly observed the 2 map earlier in this chapter, you may have noticed that the continent do not include all land masses. जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड मासेस हैं एक दूसरे से दूर दूर, उसमें बेचारे छोटे वाले छूट जाते हैं जो इनसे कनेक्टेड नहीं है ना, उनको बोलते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स जो हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं,
बट देर इज अ कैच, कॉन्टिनेंट्स भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो उनको आइलैंड क्यों नहीं बोलते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर टू लार्ज टू बी कंसिडर्ड एज आइलैंड, तो इसलिए बहुत बड़े होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, तो हम उनको आइलैंड नहीं बोलते हैं, हम छोटे छोटे वाले को आइलैंड्स बोल देते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में लैक्स ऑफ आइलैंड है बच्चा, लैक्स ऑफ आइलैंड, ठीक है, और डिफरेंट साइजेस के हैं। जैसे बात करते हैं, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। देखो कहाँ लोकेटेड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रीनलैंड की स्टोरी। तो हेयर, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो है हमारा ग्रीनलैंड है ये, ठीक है, और ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। तो इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, ये हमारा है ग्रीनलैंड। चलिए वापस चलें। पता है ग्रीनलैंड का नाम भले ग्रीनलैंड है, पर उसमें पूरा स्नो बाउंड एरिया है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास है, तो उसमें स्नो ही स्नो है, ग्रीनरी तो है ही नहीं। चलिए, you would have to add the area of the 10 largest state of India to reach its size. ये हमारे इंडिया के 10 सबसे बड़े राज्यों को मिला के बनता है, मतलब इतना बड़ा एरिया है इसका, काफ़ी बड़ा ही है। नाउ इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। हमारे खुद के पास 1300 है, वर्ल्ड में लैक्स हैं पर हमारे पास 1300 है, जिसमें हमने क्या किया, आइलैंड, अब 1300 को अलग अलग नाम तो दे नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इनको 2 मेजर ग्रुप्स में बांट दिया कि भैया एक सर्टेन ग्रुप का नाम होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरे वाले ग्रुप का नाम होगा लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में हैं उन सबको बोल दिया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो आइलैंड्स अरेबियन सी में हैं उसको लक्षद्वीप आइलैंड्स में कवर कर दिया गया। अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में अंडमान का ग्रुप अलग है और निकोबार का भी ग्रुप अलग है, तो डो नॉट गेट कंफ्यूज कि भैया एक ही आइलैंड है ये, नहीं, छोटे छोटे आइलैंड्स का बच्चा ये ना वो है, ग्रुप है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है। और कुछ एक आइलैंड से अगर आपको दूसरे आइलैंड में मूव करना है अंडमान में, तो आपको बोट लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, आप लैंड उससे कनेक्टेड ही नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो आइलैंड है ना। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका, a continent with a very cold climate and harsh environment. अब अगेन अंटार्कटिका जो है साउथ पोल पे है, और आपको पता है कि पोल्स पे कितनी ठंडी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट चैप्टर को रेफ़र कीजिए, ठीक है। तो हमारे इंडियंस ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि भैया उन्होंने बोला कि हम जो है एक इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम कुछ साइंटिस्ट को भेजेंगे, ठीक है। एक पहले तो उन्होंने एक बेस सेटअप किया, अंटार्कटिका में एक जगह डिसाइड की कि यहाँ पर हम अपने साइंटिस्ट को भेजेंगे और अंटार्कटिका की स्टडी करेंगे कि वहाँ है क्या, कहीं कोई हैबिटेशन तो नहीं है या कोई इसी तरह के प्लांट्स तो नहीं उगते, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए कि बर्फ़ के अंदर क्या है, ठीक है। सो इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये जो बेस है ना, जहाँ साइंटिस्ट जाते हैं, जहाँ पर इनके इक्विपमेंट्स रखे हैं और जहाँ ये स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री। और ऐसे ही 2 और बेसेस इसके बाद बनाए गए हैं। 40 teams of Indian scientists have conducted research in this far away region, especially on the evolution of climate and environment. बेसिकली क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे हमारी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में पढ़ने के लिए इन्हें अंटार्कटिका भेजा जाता है। और the settlements where the scientists live has library and even a post office. तो इंडियन पोस्ट ऑफिस तो आजकल हर ही जगह हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी खुद की लाइब्रेरी भी होती है और पोस्ट ऑफिस भी होती है। सोचो अंटार्कटिका में, इतनी ठंडी जगह में। नाउ ओशियन एंड लाइफ, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर वाइटल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे लिए ओशियंस और कॉन्टिनेंट बेटा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट क्यों, क्योंकि हम उसी पर रह रहे हैं, और ओशन क्यों, क्योंकि उसी की वजह से हमारा क्लाइमेट डिफाइन हो रहा है कि कैसा क्लाइमेट होगा हमारा, भले हम नोटिस ना करें, पर यह है बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी हैव मैंशन दैट ओशन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मानसून के जो बादल होते हैं वो ओशन से ही इंडिया में लैंड एरिया में आते हैं। So this is a part of Earth water cycle which you will further study in science. आप साइंस में भी पढ़ोगे कि वाटर साइकिल काम कैसे करता है। So without ocean, for instance, there would
देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बिकम अ डेजर्ट। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी, जो ऑफकोर्स ओशन की वजह से होती है, पानी नहीं होगा तो पूरा अर्थ डेजर्ट हो जाएगा, और डेजर्ट हो जाएगा तो हम उस पर रह नहीं पाएंगे क्योंकि वी नीड वाटर। सो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय ओशन फ्लोरा। आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे वर्ल्ड का कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पानी के अंदर, ओशंस के अंदर जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लैनेट का लंग किसको बोला जाता है, तो आप लिखोगे ओशियन फ्लोरा को, ठीक है, या आप मरीन फ्लोरा भी लिख के आ सकते हो। The ocean therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on the earth. तो ओशियन दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, एक क्लाइमेट के लिए और दूसरा हमारे सांस लेने के लिए, तो सस्टेनिंग लाइफ के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी लिख सकते हो आप। ओशियंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। अच्छा, पानी, बारिश और हवा देने के अलावा इन्होंने क्या दिया है? From early times people have used ocean and sea to migrate to other regions. यही इसी ओशन की मदद से लोग एक जगह जहाँ कम रिसोर्सेज हैं वहाँ से दूसरी जगह जाके ट्रैवल करके बस जाते हैं जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वहाँ जाके लोग ट्रेड कर सकते हैं, सारे हर काइंड ऑफ गुड्स का, हर काइंड ऑफ सामान का ट्रेड कर सकते हैं, मिलिट्री कैंपेन कर सकते हैं, अपना एरिया बढ़ा सकते हैं दूसरे को हरा के, एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। और ओशियन में ही फिशिंग करके या सी में फिशिंग करके हम अपना दिन, मतलब अपना लाइवलीहुड भी चलाते हैं। सो ओशियन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ओशियन की वजह से ही जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं उनका कल्चर बहुत अलग होता है। जैसे जो बंगाल है ना हमारा स्टेट, उसमें पूजा के टाइम पे मछली बहुत ऑस्पिशियस होती है, बहुत पवित्र मानी जाती है मछली। अब ऐसा क्यों? आप अगर राजस्थान में ऐसा नहीं होगा, मछली नॉन वेज तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होगा जहाँ लैंड एरिया है, ठीक है। बट बिकॉज हम वहाँ पानी के पास हैं तो उसकी वजह से उनका कल्चर अलग है, ठीक है। इसीलिए हमारे कल्चर को ऐसे इम्पैक्ट करता है ओशन, पानी हमेशा, ठीक है। Almost all of them have tales and legends about sea gods, goddesses, sea monster, treasures from sea, the ocean danger, but also their blessing. तो हर एक कल्चर में आप अगर वाटर कोस्टल एरिया के रीजन में जाओ तो आपको उसके से रिलेटेड कहानियाँ मिल जाएंगी, ऐसे बहुत बड़े बड़े हीरोज़ मिल जाएंगे, या सी में एक्सप्लोर करने वाले बड़े बड़े हीरोज़ होंगे, सी के देवता होंगे जिनमें से एक का नाम मैंने आपको बताया भी, वरुण। गॉडेसेस भी होती हैं, देवियाँ भी होती हैं सी की, सी में मॉन्स्टर्स भी होते हैं, इसकी भी कहानियाँ पाई जाती हैं। ट्रेजर मतलब वहाँ पर ऐसे खजाना भी होता है सी का। ये सारी देखो, ओशन में डेंजर्स भी होते हैं बट ब्लेसिंग भी है ओशन हमारे लिए। तो इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जो हमें याद दिलाता है कि ओशन जो है हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे लंग्स है हमारे प्लैनेट के लिए, और यही जो है ये हमें फूड भी प्रोवाइड करता है मछली के रूप में और सी फूड के रूप में, और ये मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करता है। आपको पता है जितने भी सी वीड्स होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ के होते हैं। जो ग्रासेस होते हैं पानी के अंदर, उसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिससे लोग ठीक हो सकते हैं, ठीक है, उसको मिला के। सो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर में बेटा एटमॉस्फेयर, हमारा लैंड मास और वाटर तीनों आता है, ठीक है। तो इन सबको मिला के बायोस्फीयर बनता है। एयर, वाटर और लैंड को मिला के बायोस्फीयर बनता है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ ओशियंस आर पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ऑफ कोर्स ह्यूमन कोई चीज़ अच्छे से तो रहने नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम साइंटिस्ट बताते हैं कि हम कितनी बुरी तरीके से ओशन को गंदा कर रहे हैं। हम मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट जो है ओशन में जाके डंप कर देते हैं हर साल, और इसकी वजह से मरीन लाइफ इम्पैक्ट होती है। चोकिंग मरीन लाइफ मतलब मरीन लाइफ को मारना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। कभी कभार क्या होता है, जो टैंक
ऑयल लेके जाता है ना, ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन एरिया टू दूसरे एरिया, वो डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑयल स्पिलेज हो जाता है। अब ऑयल जो है वो आप जानते हैं कि पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से सनलाइट पानी के अंदर नहीं जा पाती और नीचे का पूरा एरिया ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पूरी मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एक और प्रॉब्लम है, हम कभी कभार एक्सेसिव फिशिंग भी कर देते हैं, जिसको ओवर फिशिंग बोलते हैं। हम ज़्यादा ही मछलियाँ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें नेचर से उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है, ना कि हमें अपनी मनचाही चीज़ ले लेनी चाहिए, जितना भी हमें मन है उतना, वो नहीं। नीड्स और वांट्स में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। So it is our collective responsibility to protect ocean from for the future of the planet and humanity. तो अगर हमें अपने planet का फ्यूचर और हमारा फ्यूचर संभालना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और नेचर को, ओशन को प्रोटेक्ट करना होगा। तो बिफोर वी एंड दिस चैप्टर वी विल रिवाइज। अर्थ सर्फेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस, एंड जो लैंड मास होता है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ओशियन जो है इंटरकनेक्टेड है, इनके बीच में कोई डिमार्केशन या बाउंड्री नहीं है, ये पानी एक दूसरे में मिलता रहता है। कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वे, द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। तो कॉन्टिनेंट्स को हम कितने भी तरीके से काउंट कर सकते हैं, बट मेनली हम कितना काउंट करते हैं, 7। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज़ मोर लैंड देन सदर्न हेमिस्फेयर। याद रखना कि सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज़्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा है। और ओशियन जो है वो हर टाइप ऑफ मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है, एंड इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। अपने जीव जंतुओं के साथ साथ वो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को भी अफेक्ट कर रहा है ओशियन। सो दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, एंड इसको बचाने के लिए हमें कलेक्टिव प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, इनकी सबको मिल के इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए इनका एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे।